बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फंक्शन पॉइंट मैट्रिक। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस अपने अंदर ये भी है कि इसके साथ जो है ना न्यूमेरिकल एसोसिएटेड है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो टीचर्स पसंद करते हैं कि क्वांटिटेटिव अप्रोच से पढ़ाएं, ठीक है, और उसमें मेजरमेंट्स भी डिस्कस करें, तो वो ये टॉपिक्स जो है ज़रूर अपने लेक्चर्स में लेकर के आते हैं और स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं। उससे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल जो है वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो मैं जो आपको तरीका बताऊंगा आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा और बहुत आसानी से आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। और उसको किस किस तरह से पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फंक्शन पॉइंट की जो है ना बेस देख लेते हैं कि इसकी बेस क्या है और इसके इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये फंक्शन पॉइंट जो है ये 1979 में इसका फॉर्मूला जो है, इनिशियल फॉर्मूला जो है, ये अल्ब्रेक्ट ने प्रपोज किया था। और ये आईबीएम में काम करता था उस जमाने में, तो इसने काफी सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को देखा और उनकी मदद से इसने ये डिफाइन किया कि हमें कितनी फंक्शनैलिटी जो है ना डिलीवर करनी पड़ती है। जब हम कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो हम ये कैसे देख सकते हैं कि हमारी एफर्ट कितनी लगेगी और ये जो है सॉफ्टवेयर जो है वो कितनी फंक्शनैलिटी डिलीवर करेगा। तो इसने जो है 5 पैरामीटर्स पे बेस करते हुए फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश की कि हमें ये 5 चीजें देखनी चाहिए और जिसकी बेस पर हम फैसला करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें हमारी कितनी एफर्ट लगेगी। ठीक है, फंक्शन पॉइंट्स आर डिराइव्ड यूजिंग एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन काउंटेबल डायरेक्ट मेजर्स। फंक्शन पॉइंट जो है ये एक्सपेरिमेंटल वे में ये फॉर्मूला वजूद में आया, यानी एक्सपेरिमेंट किया गया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखा गया, उनको एनालाइज किया गया और उसके बाद ये फॉर्मूला जो वजूद में आया है ये दो चीजों का मुरक्कब है। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, एक है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन डोमेन और एक है असेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इन दो चीजों के बेस पर ये फॉर्मूला वजूद में आया है। ठीक है, अच्छा, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन डोमेन तो वही चीज है जो अल्ब्रेक्ट ने बताई, ये 5 जो आपके पास डोमेन वैल्यूज कहलाती हैं। और इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये बाद में ऐड हुई है। ये बात याद रखिएगा कि जो फॉर्मूला हम अब यूज कर रहे हैं फंक्शन पॉइंट का, ये वो नहीं है जो अल्ब्रेक्ट ने शुरू में दिया था। ठीक है, इसमें बाद में ये चीज वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर बाद में, या स्टैंडर्ड डिफाइन करने वाले जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं, जैसे एक यहाँ पे ग्रुप लिखा है इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूजर ग्रुप्स, इन्होंने जो है ये इसमें फर्दर क्या किया, अमेंडमेंट करके फॉर्मूले में वीएएफ को भी डिफाइन किया। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये दो चीजें जो है इसमें इंफॉर्मेशन डोमेन तो हो गई ये 5 पैरामीटर्स, और दूसरी चीज जो है कॉम्प्लेक्सिटी, उसके लिए ये आ गए आपके पास 14 क्वेश्चंस। और इन 14 क्वेश्चंस का जो आंसर है ना वो यस नो में नहीं है, वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू में है। तो हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और फिर क्या होगा, जब आप उसको वैल्यू असाइन कर देंगे तो फिर आप उसको सम अप कर लेंगे कि टोटल ये जो है 14 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि डिफाइन करेगा कि आपका सॉफ्टवेयर कितना कॉम्प्लेक्स है। बहरहाल हम वापस चलते हैं, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन डोमेन और असेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, इन दो चीजों से मिलकर डिफाइन होगा आपका फंक्शन पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब आइए बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज क्या है। ठीक है, इसमें है आपके पास नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट, कितने आपके पास एप्लीकेशन में आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट, आपकी एप्लीकेशन कितने आउटपुट जो है वो आपकी एप्लीकेशन से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, आपके जो सॉफ्टवेयर है इसमें कितनी इंक्वायरीज आ रही है, यानी किस किस तरह से यूजर जो है ना वो क्वेश्चंस आस्क कर सकता है इंफॉर्मेशन जानने के लिए, तो वो यहाँ पर ही आ जाएगा।
इंटरनल लॉजिकल फाइल्स कितनी मेंटेन कर रहा है आपका सिस्टम, कितनी फाइल्स मेंटेन कर रहा है, चाहे वो डेटाबेस की सूरत में हो तो वो कितनी फाइल्स मेंटेन कर रहा है, और दूसरे सिस्टम से, बाहर के सिस्टम से कहाँ कहाँ से डेटा उठा रहा है, और वो जो डेटा उठा रहा है वो दूसरे सिस्टम की आईएलएफ है, यानी दूसरे सिस्टम में इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं, जो हमारे सिस्टम के हिसाब से एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स कहलाएंगी, क्योंकि वो हम नहीं मेंटेन कर रहे हैं, हमें वो वहां से डाटा चाहिए उन फाइल से, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना वो उनको मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट में आपके पास क्या हो गए, वो इनपुट्स जो यूजर दे रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी एप्लीकेशन से उठा रहे हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो एक्सटर्नल इनपुट है इसमें यूजर इनपुट भी आ गया, और जो डाटा आप किसी और एप्लीकेशन से ले रहे हैं, जो आपकी एप्लीकेशन से बाहर है, कोई और एप्लीकेशन उसको मेंटेन कर रही है। मिसाल के तौर पे आपको आज का डॉलर का रेट चाहिए, आपको गोल्ड का रेट चाहिए, ठीक है, आपको किसी शेयर्स के बारे में कोई चाहिए कि आज का उसका ओपनिंग रेट क्या था, तो ये चीज जो है कि किसी कोई और एप्लीकेशन इसको मेंटेन कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं, वहां से उस इंफॉर्मेशन को वो ले रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल इनपुट कहलाएगा। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सटर्नल इनपुट और ये एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डेटा का। ठीक है, डेटा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, या कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, सिंगल वैल्यू है जो आपके पास आ रही है, लेकिन यहां पर क्या चीज है, ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ग्रुपिंग ऑफ डाटा यानी ये आपके पास जो है एक नहीं बल्कि मल्टीपल डाटा, कोई डेटाबेस टाइप की फाइल है, और वो क्या है, ग्रुप ऑफ डाटा जो कि किसी और एप्लीकेशन की आईएलएफ है, इंटरनल लॉजिकल फाइल, वो यानी किसी और एप्लीकेशन में इंटरनल लॉजिकल फाइल। तो यहाँ पे सिंगल डाटा मुराद है, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ डाटा जो कि किसी और एप्लीकेशन में की फाइल है, वहां से आप डाटा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 और नंबर 5 आप का मैंने आपको फर्क बता दिया। ठीक है, बाकी मैं आपको ये पांचों चीजें एक एग्जाम्पल से भी आपको बताऊंगा। अच्छा, फंक्शन पॉइंट के हवाले से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक सेफ होम की जो एप्लीकेशन हमारे पास दी हुई है प्रेसमेंट की बुक में, इसको हम समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि आपके पास सेफ होम की जो एप्लीकेशन है, तो हमारे पास कोई और एजेंसी है जिसकी मदद से हमने ये सिस्टम खरीदा है अपने घर के लिए, और इसमें क्या है, डिफरेंट सेंसर्स और कैमरास जो है ना वो इंस्टॉल हुए हैं डिफरेंट एरियाज में हमारे पास घर में। अच्छा, अब कोई भी चोर आता है, कोई इंट्रूडर आता है, तो जो यूजर है वो डिटेक्ट करके जो है ना पैनिक बटन भी प्रेस कर सकता है, और ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी सेंट्रल स्टेशन को जो मॉनिटर कर रही है आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, अगर यूजर चाहे कि वो इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करे, स्टार्ट करे या डीएक्टिवेट करे, तो उसके लिए उसको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, और ये जो पासवर्ड है ये खुद से नहीं रख सकता, ये पासवर्ड भी सेंट्रल स्टेशन से लेना पड़ेगा। तो अगर ये पासवर्ड भूल चुका है और डीएक्टिवेट करना चाह रहा है, सिस्टम को शट डाउन करना चाह रहा है, तो ये तो कोई चोर भी कर सकता है, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके पास एक्टिवेट डीएक्टिवेट की आपके सेंट्रल स्टेशन की जानिब, और अगर यूजर पासवर्ड भूल गया है तो वो भी ये सेंट्रल स्टेशन से कांटेक्ट करेगा और अपना पासवर्ड जो है नया जनरेट करवाए। ठीक है ना, उसके लिए वो जाहिर बात है उससे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, और उसकी मदद से फिर इसको पासवर्ड जनरेट करके देंगे, या इसके अपने टेलीफोन पर वो पासवर्ड आएगा वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये तो हो गया आपके पास पासवर्ड, पैनिक बटन, एक्टिवेट डीएक्टिवेट, जो यूजर ये एक्टिविटी कर सकता है। इसके अलावा किसी भी वक्त यूजर जानना चाहे कि कौन कौन से कैमरास काम कर रहे हैं, कौन कौन से सेंसर इस वक्त वर्किंग में है, और डिफरेंट जोन्स वगैरह के हवाले से भी इंक्वायरी करना चाहे कि किसकिस जोन में क्या सिचुएशन है, तो वो यूजर ये आ जाएगा आपके पास एक्सटर्नल जो है इंक्वायरीज। ठीक है, ये हो जाएंगी आपके पास ई क्यूब्स, और ये हो जाएंगे एक्सटर्नल इनपुट्स, पासवर्ड, पैनिक बटन और एक्टिवेट डीएक्टिवेट। अच्छा, ये पासवर्ड की इंफॉर्मेशन, सेंसर की इंफॉर्मेशन ये सिस्टम खुद मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे यूजर पासवर्ड देगा तो ये एक इंटरनल लॉजिकल फाइल जो मेंटेन हो रही है इसमें जाके चेक करेगा पासवर्ड वगैरह को, और सेंसर्स की इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर जो है स्टोर हो रही है।
ये जो सेफ होम यूजर इंटरेक्शन फंक्शन है, ये यूजर को रिस्पॉन्ड करेगा डिफरेंट मैसेजेस के साथ कि इस वक्त जो है आपकी जो ये पूरा सिस्टम है किस स्टेटस में है, ये वर्किंग में है या वर्किंग में नहीं है। ठीक है, या कोई अलर्ट वगैरह है तो वो ये सारी चीजें सेंसर की स्टेटस वगैरह यूजर को दे रहा होगा। तो ये आ गया आपके एक्सटर्नल आउटपुट्स। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें तो ये सेंसर्स एक आउटसाइड बिल्कुल एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। इसके हवाले से सॉफ्टवेयर जो है ये सेंसर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसके यहाँ से जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो जो यहाँ पे अंदर स्टोर है इसकी अपनी इंटरनल लॉजिकल फाइल में, तो आपके सिस्टम के हिसाब से वो क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह ये जो मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स सब सिस्टम है, जो आपका एक बाहर जो सिक्योरिटी जहाँ से आपने सिस्टम खरीदा है, तो ये जो एप्लीकेशन का पार्ट है ये उससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये भी आपके सिस्टम के हिसाब से क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, जहां से आप बिलिंग की इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट जो आपको बिल पे करना है, क्या बिल पे करना है। ठीक है, इस तरह जो अलार्म अलर्ट वगैरह है वो भी सब जाके वहां पर उनके सिस्टम में स्टोर होती रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आपके सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि आउटसाइड सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल में आ जाएगा। तो EIF में ये दो चीजें आ गई, ये दो चीजें चार हो गई। ठीक है, ये दोनों एक्सटर्नल आउटपुट्स हो गए, ये आपकी इंटरनल लॉजिकल फाइल हो गई, और ये तीन आपके पास क्या हो गए, एक्सटर्नल इनपुट, पासवर्ड, पैनिक बटन, एक्टिवेट डीएक्टिवेट, और ये हो गई आपकी एक्सटर्नल इंक्वायरीज। तो थ्री एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, पासवर्ड है, पैनिक बटन है, और एक्टिवेट डीएक्टिवेट है, जो कि फिगर में शो किया गया है कि ये यूजर जो है ना ये इनपुट फराम कर सकता है। ठीक है, पैनिक बटन प्रेस कर सकता है, सिस्टम को एक्टिवेट डीएक्टिवेट की रिक्वेस्ट दे सकता है, या पासवर्ड वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन देगा ये यूजर की तरफ से इनपुट दिया जाएगा। ठीक है, और टू एक्सटर्नल इंक्वायरीज है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आप देख लें, एक जोन रिलेटेड इंक्वायरी, एक सेंसर रिलेटेड इंक्वायरी। तो इसमें वर्ड ये आपको बता रहा है कि क्या है, आपके पास एक्सटर्नल इंक्वायरीज है। ठीक है, एक आपके पास इंटरनल लॉजिकल फाइल है जो कि सिस्टम मेंटेन कर रहा है, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डाटा जो है। दो एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं जो यूजर को जा रहे हैं, मैसेजेस और सेंसर का स्टेटस। ठीक है, और फोर आपके पास EIFs है, यानी एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। इसमें आपके पास टेस्ट सेंसर आ गया, जोन सेटिंग, एक्टिवेट डीएक्टिवेट और अलार्म अलर्ट। तो अब जब आपने ये सब चीजें आइडेंटिफाई कर ली कि कौन सी ये जो पांचों फैक्टर किस किस तादाद में है, तो अब आपके पास ये जो फंक्शन पॉइंट का फॉर्मूला है, इसमें एक चीज है काउंट टोटल। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज आ गई, तो इनकी तादाद आपने यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद हर एक जो है वो उसके उसके हिसाब से डिस्कस करना है कि ये एक्सटर्नल इनपुट्स है, सिंपल है, एवरेज है, कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से उसका हवाले से पैरामीटर चूज करना है। ये नहीं कि तमाम ही आपने एक ले लिया, हो सकता है कोई चीज यहाँ पे इंक्वायरीज है, या कॉम्प्लेक्स है, या लॉजिकल फाइल कॉम्प्लेक्स है, या एक्सटर्नल जो इंटरफेस फाइल है ये एवरेज है, कॉम्प्लेक्स है। तो हो सकता है सब एवरेज हो सकता है सब सिंपल हो सकता है सब कॉम्प्लेक्स और हो सकता है वेरी भी कर रहे हो। तो आपको हर एक के हिसाब से यहाँ से वेटिंग फैक्टर लेके और फिर यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करके काउंट से वेटिंग फैक्टर को इधर लिख देना है, और फिर इसका सम लेके ये आपके पास काउंट टोटल हो जाएगा। ये तो आपके पास एक पैरामीटर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की। दूसरा पैरामीटर यहां से निकलेगा, और यहाँ पर आपको इन 14 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इन हर एक का आंसर इन 6 वैल्यूज में करना है। ठीक है, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इज आंसर्ड यूजिंग अ स्केल दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 5। 0 का मतलब है नॉट इम्पॉर्टेंट और एप्लीकेबल, और 5 का मतलब है बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली एसेंशियल। ठीक है, अब इसके दरमियान में इंसिडेंटल, यानी कि ठीक है लेस इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी है, इतना प्राइमरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये नहीं है, या मॉडरेट है, मॉडरेट से आगे एवरेज, फिर सिग्निफिकेंट एंड इसेंशियल। ठीक है, तो ये आपके पास 6 वैल्यूज है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस स्केल के मुताबिक देना है, और फिर आखिर में इन सबको क्या कर लेना है, वैल्यूज को सम अप कर लेना है आपको। तो ये आपके पास सिग्मा FI आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको देनी है। ठीक है ना, तो अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन है कि बैकअप और रिकवरी जो है रिलायबल वो रिक्वायर है कि नहीं है। ठीक है, डाटा जो है आपके पास जो है वो ऑनलाइन डाटा आ रहा है,
या ऑफलाइन डाटा है, ठीक है, और वो भी मल्टीपल ऑपरेशन से आ रहा है या सिंगल ऑपरेशन से वो डाटा आ रहा है, ठीक है। क्या इंटरनल लॉजिकल फाइल भी ऑनलाइन अपडेट होगी, यानी जैसे जैसे डाटा आ रहा है इंटरएक्टिव और फाइल भी अपडेट होती जा रही है, या वो हम ऑफलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इन सवालों के जवाबात आपको देने हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एल्ब्रेक्ट ने तो ये पैरामीटर्स जो है, ये इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज आइडेंटिफाई की थी। बाद में जो है ना, उसका वेटिंग फैक्टर भी उसमें ऐड किया गया, ठीक है, और उसके बाद ये VAF जो है उसको भी ऐड करके, तो अब ये फॉर्मूला है आपके पास फंक्शन पॉइंट का, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से गुजर के ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन करनी है। तो जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी उसके हवाले से हमारे पास 3 एक्सटर्नल इनपुट थे, 2 एक्सटर्नल आउटपुट थे, 2 एक्सटर्नल इंक्वायरीज थी, और इंटरनल लॉजिकल फाइल एक ही थी, और 4 एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स थी, ठीक है। सपोज करें कि ये सब जो है हमारे पास सिंपल है, ये सेफ होम की एप्लीकेशन के हवाले से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 × 9, इनके सबकी मल्टीप्लिकेशन करके इसको सम अप कर लिया, ये आपके पास आ गया 50। अब इसके बाद जो है ये सिग्मा FI, ये जो फैक्टर है, ये आपने सपोज करें कि आपने कहा कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है, यानी थोड़ी सी थोड़ी सी, अगर हम इसको एवरेज ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, इसको हम एवरेज ले लेते हैं, तो 14 क्वेश्चन से 14 × 3 तो ये 42 आ जाता है। तो थोड़ा सा, यानी कुछ क्वेश्चन जो है वो 3 से ज्यादा भी आंसर कर दिए गए, 4 पर भी कर दिए गए, तो मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर आपको दी गई है 46, ठीक है ना, यहाँ पर ये बुक में ये वैल्यू मेंशन है, तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की और ये आपने FP कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व करते हुए ना यहाँ पे वैल्यू ही बदल दी है, कि भाई ये मॉडरेटली का लफ्ज आया है तो उन्होंने क्या किया खुद से, यहाँ पर इसको 2 ले लिया, तो 14 × 2 28 वैल्यू रख ली। भाई मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जब ये ऑथर ने ये खुद क्वेश्चन सॉल्व किया है और ये वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी है, तो फिर आप ये यहाँ पे क्यों इसको 28 ले रहे हैं? जी, समझ में आई मेरी बात आपको? अच्छा, अब यही बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अच्छा फिर तो ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो सिग्मा FI है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो सिग्मा FI जो है, सपोज करें कि आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर 0 दिया है, नो इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो इसका मतलब है सिग्मा FI जो है ये 0 भी हो सकता है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है जनाब, कि हर 14 के 14 जो क्वेश्चंस है उनका आंसर जो है वो 5 है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट या इसेंशियल, ठीक है। तो 14 × 5 आपके पास कितना हो गया, 70, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 से लेकर के 70 तक आपके पास ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा 0.01 से, तो 0 का तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और 70 के केस में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 70 × 0.01, ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो मैक्सिमम ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है 1.35 हो सकती है। कैसे? 0.65 प्लस 0.70, ठीक है। तो ये आपके पास हो सकती है 1.35। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो इंटरनल वैल्यू ब्रैकेट में आएगी ना, ये कभी भी 1.35 से ऊपर नहीं जा सकती। तो जब भी आपको कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो ना, तो ऐसी चीजें जरूर जहन में रखा करें आप, ताकि एग्जाम में आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो, आप फौरन पहचान जाए कि मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ कैलकुलेशन के अंदर, तब ठीक है ना, तो ये फौरन आप आइडेंटिफाई कर लें। बहरहाल ये एक मैंने आपको ये चीज डिस्कस करके बता दी। अब हम आते हैं और ये न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, कि और बेहतर किस तरह से ना टीचर इसके हवाले से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है ये तो बुक का क्वेश्चन है कि a system has 12 external inputs। ठीक है, अब ये आपने देखा कि 12 एक्सटर्नल इनपुट्स है जनाब, यहाँ आपने लिख दिया 12 एक्सटर्नल, 24 एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं, यहाँ पे आपने लिख दिया 24 एक्सटर्नल आउटपुट्स। 30 डिफरेंट एक्सटर्नल क्वेरीज है, 30 क्वेरीज है जनाब एक्सटर्नल। 4 इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं, और जो है 6 जो है आपके पास वो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ठीक है, ऑल ऑफ दीज डेटा आर ऑफ एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी। ये तमाम जो डेटा है ना, ये एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी का है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसको जो है सम अप कर लेंगे, तो सम अप करके ये हमारे पास वैल्यू आ गई 370। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि लिखा हुआ है एंड द ओवरऑल सिस्टम इज रिलेटिवली सिंपल। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है। अगर आप डिफरेंट वेबसाइट वगैरह पे, डिफरेंट जगह पे देखेंगे, तो लोगों ने इसको रिलेटिवली एवरेज कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड चेंज कर दिया है। उसकी वजह यह है कि असल में यहाँ पर सिंपल का कोई यहाँ पे वर्ड है नहीं। ठीक है ना, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि सिंपल को हम यहाँ पे इंसिडेंटल या मॉडरेट के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करें कि हम इसको मॉडरेट ले लेते हैं, मॉडरेट ले लेते हैं। तो मॉडरेट में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है आ गई आपके पास, 14 क्वेश्चन है ना, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास ये वैल्यू आ गई 28। ये आ गई आपके पास 28 मल्टीप्लाई बाय 0.01 प्लस 0.65। ठीक है, और काउंट टोटल आपके पास कितना आया है, 370। तो ये हमारे पास आ गया आंसर जो है 344। जी, फंक्शन पॉइंट के हवाले से ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, और ज्यादा बेहतर तरीके से आप जो है ना वो वीएफ को डिफाइन कर सकेंगे। तो यहाँ पर अगर पूछा इस तरह से जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे शुरू में क्या है, आपको ई आई, ई ओ, ई क्यू, आई एल एफ, ई आई एफ का जो है ना तादाद दे दी गई है। द काउंट ऑफ ई आई, ई ओस, ई क्यूज, आई एल एफ एंड ई आई एफ आर 3, 4, 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ रिगार्डिंग द वेटिंग फैक्टर ऑफ दीज इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज, the EIs and EOs are complex, but the remaining three are average। अब यहाँ पर बताया गया है कि EI और EO तो कॉम्प्लेक्स हैं, तो फर्स्ट टू जो है ये तो आप यहाँ पे ये वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, और बाकी जो है बट द रिमेनिंग थ्री आर एवरेज, तो एवरेज आप यहाँ पे। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करें, 3 × 6 18, ये 28 हो गया, ये 20 हो गया, ये 60 हो गया, और ये आपके पास हो गया 49, 175। तो ये हो गया 175 मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस 0.01। अब हमें चाहिए सबमिशन एफ आई की वैल्यू। तो रिगार्डिंग एफ आई, 4 क्वेश्चंस आर आंसर्ड विद द वैल्यू 3 एंड रेस्ट आर आंसर्ड विद द वैल्यू 5। तो 4 क्वेश्चंस जो है उनकी वैल्यू क्या आई है, 4 क्वेश्चंस की यहाँ पे कहीं लिख लीजिए आप साइड पे। 4 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो 3 के साथ दिया गया है। 3 क्या होता है आपका, 3 जो है आपका ये एवरेज है। तो 4 क्वेश्चंस का आंसर 3 वैल्यू के साथ किया गया है, एंड रेस्ट आर आंसर्ड विद द वैल्यू 5। तो रेस्ट कितने हैं जनाब, 10, क्योंकि टोटल 14 क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस है 14 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका नहीं है कि अगर हमें बता दिया जाए कि भाई कितने क्वेश्चंस की क्या वैल्यू दी गई है, कितने का क्या दिया गया है, ताकि बहुत आसानी से फिर ये हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 62। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 62, 0.01 मल्टीप्लाई बाय
62 हो गया आपके पास 0.62, तो ये हो गया आपके पास 1.27। ठीक है, अब आप 1.27 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 175 से, तो ये आ गया आपके पास तकरीबन 222, 222। तो ये आपको ज्यादा बेहतर तरीका लगेगा कि भाई सबमिशन ऑफ एफआई कैलकुलेट करने के लिए एग्जैक्ट हमें बता दिया जाए कि भाई कितने जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर किस वैल्यू के साथ किया गया, कितने क्वेश्चन का आंसर किस वैल्यू के साथ किया गया, या फिर ये बता दें इस स्केल पे रहते हुए, यानी जो जबान इस्तेमाल करें वो भी इस स्केल की जबान इस्तेमाल करें। ठीक है ना, यानी ये बता दें कि कितने इंसिडेंटल है आंसर, कितने मॉडरेट है, एवरेज है, नो इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट, तो फिर या तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही लैंग्वेज इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो वहां पे क्या था, रिलेटिवली सिंपल। अब ये तो सिंपल का वर्ड तो है ही नहीं ना उसमें, स्केल में, तो ये इसी वजह से बाद लोगों ने इस बुक के क्वेश्चन को चेंज कर दिया। ठीक है, या फिर टीचर इतनी आजादी दे कि बच्चा जो है वो सबमिशन ऑफ एफआई की वैल्यू को खुद अपने तौर पे डिफाइन करे कि रिलेटिवली सिंपल से वो एवरेज मुराद ले रहा है या मॉडरेट ले रहा है। ठीक है ना, लेकिन एक अच्छा तरीका ये है कि उसको बिल्कुल कंक्रीट कर दिया जाए कि किन किन क्वेश्चंस का आंसर जो है ना किस वैल्यू के साथ आया और कितने क्वेश्चंस का आंसर किस वैल्यू के साथ आया। ठीक है ना, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से फिर स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट का आंसर फिर एक ही आ जाए। ठीक है ना, फंक्शन पॉइंट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।